हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर chemistry class. In today's class we will be continuing the chapter number 7 of your chemistry, titled as the p block elements. So this is our basically 8th lecture on the p block elements. So you can see the complexity of this chapter कि बहुत लंबा चैप्टर है बट आसान है. देखो लेंथी इसलिए हो रहा है ये क्योंकि इसके अंदर हमने 4 ग्रुप्स पढ़े हैं. ग्रुप 15, ग्रुप 16. इस समय पर हम पढ़ रहे हैं बच्चों ग्रुप 17 एलिमेंट्स को. आई होप यू नो दैट हम ग्रुप 17 एलिमेंट्स को इस समय पर पढ़ रहे हैं. और अभी तक हम ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडिंग एटॉमिक एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ये हम आपको पढ़ा चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर. और आज के इस लेक्चर में आपको हम पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. एंड लेट मी टेल यू कि ये चैप्टर कब तक चलने वाला है. सो दिस चैप्टर विल कंटिन्यू फॉर फर्दर अपकमिंग 2 लेक्चर्स. बस 2 लेक्चर और बनेंगे इसके ऊपर और फिर ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे. In today's lecture we will be covering the chemical properties as well as some compounds of group 17 elements. और उसके बाद अगले लेक्चर में फिर से कुछ कंपाउंड्स हम कवर करेंगे इंक्लूडिंग सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स विच आर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स. ओके, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो उनको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे. अलॉन्ग विद दैट जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं there is very less to study about them, so we'll complete them in a single lecture in the upcoming lecture. Okay, so there will be 2 more lectures on this particular chapter. So let's begin today's class by studying the chemical properties of group 17 elements. So बच्चों जब हम chemical properties की बारे में बात करते हैं, so chemical properties are mainly based upon the number of electron present in the outermost shell of those elements. Yeah, is that clear? यही रीज़न होता है क्योंकि हमें मालूम है कि जो भी एलिमेंट्स एक ग्रुप के अंदर आते हैं उन सभी के आउटर मोस्ट शेल में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दैट इज़ द रीज़न कि हम उन सबको एक साथ पढ़ लेते हैं. क्यों? क्योंकि अगर किसी एटम के अंदर आउटर मोस्ट शेल में बराबर इलेक्ट्रॉन्स है तो कहीं ना कहीं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होंगी टू अ सम एक्सटेंट. ओके, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, यहाँ पर भी होगा कोई ना कोई एक्सेप्शन. ओके, बट जनरली हम उनको साथ में पढ़ते हैं. सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर मेनली अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आउटर मोस्ट शेल में सिचुएशन क्या है. तो सिचुएशन है NS2 और NP5. एंड यू नो वेरी वेल कि इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बेसिकली टॉक अबाउट 2 थिंग्स. क्या क्या होता है? पहला होता है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट रिएक्टिविटी विद डिफरेंट एलिमेंट्स. सो आइए पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या शो कर सकते हैं हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स. सो जो पहली चीज़ आपको क्लिक करी होगी वो यही करनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन तो ये सारे ही गेन कर सकते हैं. देखो एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया, सो दे विल ऑक्यूपाई completely filled orbitals, and you know very well that atoms with completely filled orbitals are highly stable. Okay, so एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है सभी हेलोजेंस के साथ कि वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करें. सो ये हम समझ चुके हैं. तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ऑल हेलोजेंस शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. एंड डिस्पाइट ऑफ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट some halogens I'm writing them down, which are chlorine, bromine and iodine, show +1, +3, +5 and +7
ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सो आपने ध्यान से देखा कि सारे हेलोजन दिखाएंगे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को, वो हमें बहुत ही अच्छे समझ में आ गया। बट हमने यहाँ पर एक अलग चीज़ देखी कि क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और आयोडीन भी है। ये सारे +1, +3 और +5 अलॉन्ग विद +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। सो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो सबसे लास्ट ग्रुप में हमारे पास, सेकेंड लास्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं, दे आर शोइंग प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे रहे हैं। एंड वी नो वेरी वेल कि if the electrons are being lost then they will surely are being accepted by some element which is more electronegative than these elements. So बच्चों, you know very well that fluorine is highly electronegative. It is the most electronegative element. ये बात आपको मालूम होनी चाहिए. So since fluorine is highly electronegative, so when fluorine forms compounds with chlorine, bromine and iodine, then these elements show plus oxidation state, okay? And apart from fluorine, if they react and form oxo acids and oxides, so वहाँ पर भी ये plus oxidation states show करते हैं. Why? Because oxygen is also an highly electronegative compound. So I hope this is clear to you कि why are these showing a plus oxidation state. अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि बच्चों, यहाँ पर फ्लोरीन हमने क्यों काउंट नहीं किया, सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही क्यों आया, फ्लोरीन क्यों नहीं आया? तो बहुत ही सिंपल आंसर है कि बिकॉज फ्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. इसके अंदर टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, लूज नहीं कर सकता ऑन रिएक्टिंग विद एनी अदर एलिमेंट. ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन ही करेगा. So that is the reason it shows -1 oxidation state despite of showing plus oxidation state. So therefore you need to understand that fluorine being the highest electronegative element in the entire periodic table does not show positive oxidation state. इसको आप चाहो तो आगे इसके आगे कंटिन्यू करके लिख सकते हो. So that was about the oxidation state of group 17 elements. अब बात करते हैं बच्चों इनकी रिएक्टिविटी की. सो यू नो वेरी वेल दैट दे ऑल दी हेलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड दे रिएक्ट विद बोथ मेटल एंड नॉन मेटल. दे रिएक्ट विद बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म हैलाइड्स. एक बहुत ही सिंपल सी बात है. अब आते हैं बच्चों अगली प्रॉपर्टी पर, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी. दैट इज़ कि ये जो आपके पास ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसका मतलब ये है कि ये खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं. इज़ दैट क्लियर टू यू? सो बच्चों, इसके पीछे का मैं आपसे पूछूं रीज़न क्या होगा, तो आप खुद थोड़ा सोचोगे तो आपको रीज़न अपने आप मिल जाएगा इसके पीछे का. और रीज़न शायद मैं बता भी चुका हूँ थोड़ी देर पहले अभी ऊपर. वही सेम रीज़न होगा बच्चों. रीज़न ये होगा कि आपको अच्छे से मालूम है कि ये बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं जिनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए सो दैट दे कुड सेटिस्फाई देयर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. तो आप देख रहे हो कि इनके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है. दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. एंड लेट मी रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ reduction and oxidation in terms of the loss and gain of electrons. So reduction means gain of electron, oxidation means loss of electron. I hope you remember this definition. This means loss of electrons. Gain of electron, loss of electron. Okay, so we know very well कि ये क्या करते हैं, they gain one electron, so they themselves get reduced. और जो खुद रिड्यूस होगा वो एक्ट करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कैसे एक्ट करेगा? देखो, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया. तो जिस भी दूसरे एटम से इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा वो क्या हो गया होगा,
वो ऑक्सीडाइज हो गया होगा। क्यों हो गया होगा? क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन इन सारे एलिमेंट्स को, लेट मी से फ्लोरीन को दे दिया। जो भी यहाँ पर एटम था उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया? फ्लोरीन को दे दिया। सो उसके साथ क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। सो इट दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ये दूसरे एटम को जो इनके पास आते हैं रिएक्शन करने के लिए, उनको ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं। सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। द रीज़न इज बिकॉज ऑफ देयर ready acceptance of an electron. This is the reason. And there is an homework for you कि आपकी NCERT की बुक में आपको कुछ reactions given है in which you are being showed the oxidizing nature of group 17 elements with their reaction with water. तो बच्चों वो आपने लिखनी है, that is the reaction of fluorine and chlorine. ये दो reactions आपने देखनी है and you need to see the difference between the two reactions, क्योंकि वो reactions आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा कॉमन है. सो important for exams is फ्लोरीन का रिएक्शन वाटर के साथ मैं नहीं लिखवा रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू राइट इट डाउन, क्योंकि जब आप बुक को खोलोगे तो इसके अलावा भी आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर दिखेंगी. सो वहाँ पर भी आपकी नज़रें जानी चाहिए ताकि आप उनको भी रियलाइज़ कर पाओ. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स विद डिफरेंट कंपाउंड्स, स्पेशली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेटल्स एंड हेलोजेंस देमसेल्व्स. तो ये चार कैटेगरीज हमें पढ़नी है. जो स्टार्टिंग करते हैं बच्चों रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन के साथ. सो एज यू नो वेरी वेल कि हाइड्रोजन के पास होता है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, और जो हमारे हेलोजेंस हैं उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है. सो वी नो वेरी वेल कि ये दोनों आपस में बहुत ही ईजिली रिएक्ट करेंगे. सो हाँ, वही होता भी है कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद halogens to form hydrogen halides. हाइड्रोजन हैलाइड्स. और एक बात बच्चों आपको अभी तक पता होनी चाहिए कि आपके पास कंपाउंड्स आए हैं. हाँ जी, पता ये होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है या फिर जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है बिटवीन एंड हेलोजन एंड हाइड्रोजन, जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता जाएगा हमारे हेलोजेंस का, वैसे ही वैसे द टेंडेंसी ऑफ हेलोजेंस टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन and form hydrogen halides will keep on decreasing. Why is it decreasing? The reason behind the decreasing tendency to react with hydrogen is that with the increase in size, the distance between nucleus and the outermost shell is increasing, and therefore it becomes difficult for the nucleus to accept electron from hydrogen. एक रीज़न ये है. अगला रीज़न है ड्यू टू डिफरेंस इन साइज, जिसे आप याद रख सकते हो कि आपको मालूम है भाई आयोडीन बहुत बड़ा है और हाइड्रोजन बहुत छोटा सा है. सो जो देखो रिलेशन बनते हैं दे आर मोस्टली बिटवीन सिमिलर काइंड ऑफ पीपल. ओके, सो यहाँ पर तो एक बंदा बहुत बड़ा है और एक बंदा बहुत छोटा है. सो इन दोनों के बीच में बहुत ही मुश्किल से कोई बॉन्ड बनेगा, और अगर बॉन्ड बनेगा भी तो वो वीक होगा एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स. रिमेंबर आई एम सेइंग एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप. सो इफ आई टॉक अबाउट स्टेबिलिटी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बच्चों ये होगा, उसके बाद स्टेबल ये होगा, उसके बाद स्टेबल ये होगा. इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, इसको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है. बस आप ये इस तरह से एग्जाम्पल याद रख लो, फिर आपको इसको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है. ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फ्लोरीन का साइज सिमिलर है हाइड्रोजन से, सो इट इज स्ट्रॉन्ग, और जो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी दैट विल बी हाई. इसकी इससे कम होगी बट इन सब दो से ज़्यादा होगी, इसकी इन दो से कम होगी बट इससे ज़्यादा होगी, और जो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी वो सबसे कम होगी. यानी कि हाइड्रोजन विल ईजिली सेपरेट फ्रॉम आयोडीन एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स.
ध्यान रखना, एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स. सो इफ आई टॉक अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज कंपाउंड्स, सो आई होप आंसर आपके पास आ गया होगा कि इफ आई टॉक अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ, कि कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो बच्चों एसिडिक कौन होता है, विच रिलीजेज H+ आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन. और H+ आयंस जो हमें ईजिली देगा वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो मुश्किल से देगा वो एक वीक एसिड होगा. सो बच्चों हमें आसानी से ऐसे H+ कौन दे सकता है, जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो. ऑब्वियस सी बात है भाई, जो अपना H ईजिली सेपरेट कर देता हो वही हमें ईजिली H+ देगा. सो वी नो वेरी वेल कि यहाँ पर सबसे कम होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी कि ये बॉन्ड बहुत ईजिली ब्रेक हो जाता है एंड इट गिव्स यू H+. तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर होगा आपका HI का, फिर होगा इसका, फिर होगा इसका. इज दिस सीरीज क्लियर टू यू? ये देखो दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं. दिस इज रिगार्डिंग स्टेबिलिटी, दिस इज रिगार्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, बट दोनों के पीछे का लॉजिक तो एक ही है. लॉजिक क्या है? लॉजिक है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. या तो आप ऐसे समझो या फिर आप समझो स्टेबिलिटी से, एंथैल्पी और स्टेबिलिटी. और इसको आप याद रख सकते हो इस एग्जाम्पल से. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब आपने पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ ये, या तो इसको समझो या फिर इसको समझो, दोनों का मतलब एक ही है. अगर ये आपको क्लियर है तो ये ऑब्वियस सी बात है, और ये भी, ये दोनों चीज़ें आप अपने आप बना सकते हो इफ़ यू आर आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस. So that's all in this reactivity with hydrogen. Now let's study the reactivity with oxygen. So now we'll be studying reactivity with oxygen. So यहाँ पर बेसिकली आपने दो चीज़ें देखनी है. पहली चीज़ ये है कि किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ़र्क करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स. कि आपको अच्छे से मालूम है कि जब हम किसी फॉर्मूले को लिखते हैं, किसी भी कंपाउंड के फॉर्मूले को लिखते हैं, तो हम उसको लिखते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अ थिंग दैट आई हैड टॉट यू इन क्लास 11th. ओके, सो हमने जब बात किया रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन के बारे में, सो पहली बात ये कि सारे हेलोजेंस रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन. दूसरी बात ये कि जो रिएक्शन है स्पेशली ऑक्सीजन विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन विद अदर से मेरा मतलब है कि आप क्लोरीन ले लीजिए, ब्रोमीन ले लीजिए या फिर आयोडीन ले लीजिए. इन बाकी सारे हेलोजेंस और फ्लोरीन में जो फ़र्क होता है व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स. लेट मी टेल यू कि बच्चों फ्लोरीन इज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ओके, यानी कि अगर वो किसी और एटम से रिएक्ट करेगा, सो हमेशा जो भी कंपाउंड बनेगा उसके अंदर फ्लोरीन फॉर्मूले के लास्ट में ही आएगा. सो दैट इज़ द रीज़न कि फ्लोरीन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिकली टू कंपाउंड्स, one is O2F2 and the other compound is OF2. So these are two compounds that fluorine form with oxygen. Now let me tell you that this compound is a very rare compound and it is unstable compound, and OF2 is a stable compound. Why is it stable? It is a stable compound क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है आपका फ्लोरीन that is -1, जबकि जो यहाँ पर शो कर रहा है that is -2, and -2 is not a stable oxidation state of fluorine, so therefore this is not a stable compound. This is not thermodynamically stable compound. Is that clear to you? So अब क्योंकि फ्लोरीन दिखाता है सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड, तो वो एक ही ये वाला कंपाउंड फॉर्म करता है. अगर मैं बात करूँ इन सारे कंपाउंड्स की, सो बच्चों ये सारे कंपाउंड्स व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +1 to +7, +1 से लेकर के +7 तक की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो भी ये शो करते हैं वो सब ये फॉर्म करके दे कैन फॉर्म कंपाउंड विद ऑक्सीजन.
तो फिर जो कंपाउंड यहाँ पर बनेंगे दे विल बी बेसिकली, लेट मी से X इज एनी हेलोजन, सो द कंपाउंड्स आर बेसिकली X2O, XO2, X2O6, X2O7. So they are basically the compounds that are formed by chlorine, bromine and iodine along with oxygen. और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हेलोजन पहले आया है, ऑक्सीजन बाद में आया है. वाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑल दीज कंपाउंड्स, सॉरी ऑल दीज एलिमेंट्स. सो पहली बात थी बच्चों ये इंपॉर्टेंट. अगली एक बात और है दैट ड्यू टू काइनेटिक एंड थर्मोडाइनेमिक फैक्टर there is a sequence for the stability of the oxo acids or oxides formed by chlorine, bromine and iodine. Let me show you that stability. और बच्चों वो आपको याद रखनी होगी क्योंकि इसके पीछे का कोई लॉजिक आई कांट गिव यू. it's the table or it's the series due to thermodynamic and kinetic factors. They are physical factors. So the stability is, this is the stability. So you can see this is the decreasing order of stability of the oxides of these compounds. Why? This is due to kinetic and thermodynamic factor. तो आप लिख सकते हो यहाँ पर ड्यू टू काइनेटिक एंड थर्मोडाइनेमिक. सो डायनेमिक फैक्टर्स बच्चों, मैंने फैक्टर्स थोड़ा ऊपर लिख दी क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था, बट आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. ठीक है. सो आपने सिर्फ ये दो बातें अच्छे से ध्यान में रखनी है, दो बातें ये और एक बच्चों ये. ओके, एंड दैट्स इनफ विद रिलेशन टू द रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टडी द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस टूवर्ड्स मेटल्स. सो फॉर दैट आई नीड टू टर्न माई पेज. So it is requested to please pause the video and note it down, all the matter of this page. So now we'll be studying the reactivity towards metals. So बच्चों पहली बात आपने ये समझनी होगी कि metals बेसिकली हम क्या समझें. जब हम metals बोल रहे हैं तो हमारे माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए. सो बच्चों metals को आप ऐसे समझो कि metals एक ऐसी स्पेसीज है जो इलेक्ट्रॉन्स को देना चाहती है, विच वॉन्ट्स टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ऐसे आप समझ सकते हो कि मेटल कोई ऐसी चीज़ है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना चाहती है. ओके, सो ध्यान से समझो कि अगर एक बंदा है जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना चाहता है और दूसरा बंदा है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, तो क्या वो आपस में रिएक्ट करेंगे? फॉर श्योर करेंगे. ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे. ओके, और व्हेन आई से कि एक बंदा है जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना चाहता है तो मैं बोल रहा हूँ मेटल को. व्हेन आई से कि एक बंदा जो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है तो मैं कह रहा हूँ हेलोजेंस को. सो हेलोजेंस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स. और बच्चों ध्यान देना कि अब मान लेते हैं कि आपके पास चार अलग अलग लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तो करना चाहते हैं, बट उनमें से एक है जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा व्हाट शुड आई से लेट मी से टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की. उसके बाद एक है, उसके बाद एक है, उसके बाद एक है. ठीक है, ऐसा समझते हैं कि आपके पास एक हेलोजन है जिसमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है. दैट इज़ एक आपके पास फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, एक आयोडीन है. इज़ दिस क्लियर टू यू? तो मेटल्स के साथ तो सारे ही रिएक्ट करेंगे, बट फ्लोरीन के पास ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की. सो देयरफॉर लेट मी से M इज़ अ मोनोवेलेंट मेटल. सो देयरफॉर M रिएक्ट करेगा फ्लोरीन के साथ, M रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, M रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ और M रिएक्ट करेगा आयोडीन के साथ. रिएक्ट सबके साथ करेगा, बट जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक कैरेक्टर वो शो करेगा, जिस एलिमेंट में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक आयनिक कैरेक्टर शो करेगा, वो होगा उस एलिमेंट के साथ जिसके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की. यानी कि जो आयनिक कैरेक्टर MF का है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू MCl,
ऐसे चलेगी सीरीज़। आई होप दिस सीरीज इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। और बच्चों ये सारी सीरीज आपके एग्जाम्स में आती हैं, सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एंड आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक लॉजिक पता होना चाहिए उसके पीछे का, तो आपको फॉर श्योर आई एम टेलिंग यू कि याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर एग्जामिनर कहता है अरेंज द मेटेलिक हैलाइड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर, तो आप बनाओगे ऐसे सीरीज़ को, ये एरोज ऐसे होंगी कि आयनिक करेक्टर ऐसे करके डिक्रीज करता है। आपसे कहेगा वो कोवलेंट करेक्टर, सो कोवलेंट इज द अपोजिट ऑफ आयनिक, यू नीड टू रिमेंबर दिस, कोवलेंट इज द अपोजिट ऑफ आयनिक। सो उस समय पर ये एरोज इन्वर्ट हो जाएंगी। आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो बस इतना आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग reactivity with metals. Now let's move on to the last reactivity, that is reactivity of halogens towards halogens. Halogens की reactivity halogens के साथ ही। So let me say आपके पास एक halogen है X, एक है बच्चों X dash, where X dash is always more electronegative than X. Then the two will combine with each other to form certain compounds like X, X dash, these are the four compounds that are majorly formed. और इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बच्चों इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इनके बारे में ज़्यादा बात इस लेक्चर में हम नहीं करेंगे, बट अपकमिंग लेक्चर में यानी कि कल के लेक्चर में इन कंपाउंड्स के ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। और कभी कभी बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो NCERT में एक लाइन है वो पढ़ते हैं कि वो लाइन कहती है कि जो X डैश है, X डैश इज़ स्मॉलर साइज हेलोजन एंड X इज़ लार्जर साइज हेलोजन। तो बच्चों ये कुछ भी नहीं है, बस उसने थोड़ा सा घुमा के आपको दे दिया है। लार्ज साइज हेलोजन से मतलब है, लार्ज साइज हेलोजन से उसका मतलब है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। एंड व्हेन ही से स्मॉल साइज हेलोजन, तो उसका मतलब होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। एक बहुत ही बेसिक सी बात है जो आपको मालूम होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जैसे जैसे हम ट्रेवल करते हैं डाउन द ग्रुप, वो कम होती जाती है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और आपको अच्छे से मालूम है कि ऑन ट्रेवलिंग डाउन द ग्रुप जो साइज़ है वो बढ़ता है। अगर ये फ्लोरीन का साइज़ है तो ये क्लोरीन का साइज़ होगा, ये ब्रोमीन का होगा और ये आयोडीन का होगा। सो आप देख रहे हो साइज़ बढ़ता जा रहा है। सो यही बात उसने यहाँ पर थोड़े अलग शब्दों में कह दी, सो दैट स्टूडेंट्स शुड यूज़ देयर ब्रेन टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। बाकी वही है कि भाई X इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू X डैश, ऐसे आप समझ सकते हो। सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। अब चलते हैं बच्चों कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स पर, जो कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इन कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स में से हम सिर्फ और सिर्फ आज क्लोरीन को पढ़ने वाले हैं। विल ओनली बी स्टडीइंग क्लोरीन। और जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे, जो बचे हुए कंपाउंड्स होंगे, दैट आर बेसिकली HCl, ऑक्सो एसिड्स और इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, वो सारे हम कल के लेक्चर में बच्चों डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा अटेंटिव रहो, आप बस एक बेसिक समझ लो कि जब हम किसी कंपाउंड को पढ़ते हैं तो कितने बातों पर हमें ध्यान रखना है और किस हिसाब से पढ़ना है। देखो खास करके जो ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हैं, इनकी जो कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि इस सेक्शन में से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तो कम बनते हैं, बट यहाँ से रिएक्शंस और कुछ डायग्राम्स ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स वो ज़्यादा आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। सो व्हेन आई से अ रिएक्शन इज़ इंपॉर्टेंट, सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू फोकस ऑन दैट रिएक्शन बिफोर अपीयरिंग इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो पहला कंपाउंड हमारा है बच्चों क्लोरीन।
एंड यू नो वेरी वेल कि हम एक कंपाउंड के लिए क्या क्या पढ़ते हैं. पहले पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन, आफ्टर दैट इट्स प्रॉपर्टीज़ and then its uses. So let's begin with the preparation part. So first of all, in preparation, let us talk about laboratorial preparation. So laboratorial preparation के अंदर बच्चों हम पहले वो preparation पढ़ेंगे जिससे क्लोरीन गैस को डिस्कवर किया गया था. क्लोरीन गैस was actually discovered by Scheele. It's the name of a scientist. Okay, and what he did was he heated manganese dioxide with hydrochloric acid, and when he did this he obtained chlorine along with some other byproducts. अब वो क्या क्या होंगे that is not so important for you, but फिर भी यहाँ पर लिख लो आप MnCl2 plus water. So this is actually the reaction. important reaction है क्योंकि ये वो रिएक्शन है जहाँ पर जिस रिएक्शन से क्लोरीन को आइडेंटिफाई किया गया था, उसको डिस्कवर किया गया था. और इसके अलावा बच्चों दो मेथड्स और हैं और सभी की रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं. सभी की रिएक्शन जो भी आपके सामने मैं लिखूंगा लेबोरेटरी प्रिपरेशन की एज वेल एज एक रिएक्शन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की, वो सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अंदर ये आती हैं. अब समझने का तरीका क्या है, आपने ये प्रिपरेशन ध्यान से पढ़ ली तो आपने देखा दो रिएक्टेंट आपके पास थे, एक मैंगनीज डाइऑक्साइड था, एक था बच्चों HCl. तो आप ध्यान से देखना, अब मैं जो आगे के दो प्रिपरेशन लिखने वाला हूँ उनमें से एक रिएक्शन तो इसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म है, इसी रिएक्शन की एक मॉडिफाइड फॉर्म है, और जो अगला रिएक्शन होगी उसके अंदर हम HCl को काउंट करेंगे. ठीक है, जो इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है उसके अंदर हमने क्या किया, MnO2 को तो एज इट इज़ रखा, बट HCl के प्लेस पर हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया. सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया. तो जब हम बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कर रहे थे तो हमारे पास कहीं पर भी Cl नहीं था. आपने ध्यान से देख रहे हो, आपके पास H तो आ गया HCl का, बट Cl नहीं आया. तो हमने क्या किया, उसके लिए NaCl यूज़ कर लिया साथ में. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमने क्या किया, वी यूज्ड अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन प्लेस ऑफ HCl इन द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस सेम रिएक्शन. सो मिलना आपको फिर से क्या है, क्लोरीन ही मिलना है क्योंकि है तो मॉडिफाइड फॉर्म इसी की ना. बाकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो भी यही रहेंगे, MnCl2 प्लस वाटर. बट एक चीज़ फालतू आएगी. फालतू क्या क्या आएगा, एक तो ये सोडियम, ये नया था हमारे लिए, और एक ये सल्फ़र. ये दो चीज़ें हमारे लिए नहीं थी जो ऊपर की रिएक्शन में नहीं थी. इज़ दैट क्लियर टू यू? तो ये एक फालतू बाय प्रोडक्ट और आ जाएगा, दैट इज़ सोडियम बायसल्फेट. ठीक है. सो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है. आप ध्यान से देखो, अगर दोनों को रिलेट करो तो आपको सिर्फ एक याद करनी है, दूसरी रिएक्शन ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी. इज़ दैट क्लियर टू यू? सो दिस वॉज दी फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड की मैं बात करूँ, लेबोरेटरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर भी. सो दैट इज़ बाय रिएक्टिंग HCl. HCl फिर से आ गया, HCl विद पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज़ KMnO4. कि अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट को रिएक्ट करते हो HCl के साथ तो आपको मिलेगा बच्चों क्लोरीन गैस. अब साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी मिलने वाले हैं. सो एक तो MnCl2, एक वाटर, और साथ में बच्चों यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा क्या था, K था. ओके, सो यू विल बी हैविंग अ KCl, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन. सो ये दो मेथड्स हैं, बट आप ध्यान से देखो तो अगर ये एग्जाम में आती हैं लिखने के लिए तो कितना सिंपल कंसेप्ट है. आपको दिख रहा है Mn और HCl, ये हर एक में कॉमन है. अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों का रिएक्शन आपको HCl देता है. ओके, विच इज़ बीइंग यूज्ड इन दिस रिएक्शन, और जो उसका बाय प्रोडक्ट होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है. सो इट्स सिंपली अ चेन रिएक्शन. और यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर Mn है, मैंगनीज, यहाँ पर HCl है. सो ऑब्वियसली ये जो मेथड है, ये जो रिएक्शन है, इसमें हमें क्लोरीन ही मिलने वाला है. और अगर आप एग्जाम में क्लोरीन भी लिखाते हो, ओके, एंड यू इवन डोंट राइट दीज बाय प्रोडक्ट्स, सो वहाँ पर आपके चांसेस होते हैं कि अगर कोई एग्जामिनर फॉर होम ओनली दी कंसेप्ट मैटर्स वो वहाँ पर है तो वो शायद आपको वहाँ पर मार्क्स दे दे. बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप पूरी रिएक्शन याद करो. देयर इज़ नथिंग डिफिकल्ट. आप देख रहे हो ये तीन जो चीज़ें हैं ये हर एक रिएक्शन में कॉमन है. इतना तो लिख के ही आना एग्जाम के अंदर. सो दैट वाज अबाउट लेबोरेटरी प्रिपरेशन. और लेट्स मूव ऑन टू इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन.
विच इज़ एज सिंपल एज दैट। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के अंदर एक बहुत ही फेमस प्रिपरेशन मेथड है, दैट इज़ बाय डीकन्स प्रोसेस। डीकन्स प्रोसेस। सो डीकन्स प्रोसेस के अंदर आप क्या करते हो, यू ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कुप्रस क्लोराइड, तो आपको मिलेगा बच्चों क्लोरीन प्लस वाटर। दिस इज द रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं डीकन्स प्रोसेस। मतलब क्या है कि यू आर ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये यहाँ पर गैस है, ध्यान रखना, इट्स द गैस ओवर हियर, ओके। और इसको आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीडाइज कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ कुप्रस क्लोराइड, इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, एंड देन यू आर गेटिंग क्लोरीन एंड वाटर। अब इसके अंदर एक मेथड और है दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट उसमें एक बात इंपॉर्टेंट है बच्चों, ब्राइन। कई बच्चे क्या कहते हैं कि हमने ब्राइन कभी सुना ही नहीं। सो ब्राइन इज़ अ वर्ड दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन इन केमिस्ट्री, और ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी, वाइवा में द एग्जामिनर कैन आस्क यू। सो अगला मेथड है बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। सो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में आप क्या करते हो, in electrolysis process you just electrolyze brine, that is by the electrolysis of brine। so इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चों ब्राइन क्या होता है, ताकि आपसे अगर वाइवा में पूछे एग्जामिनर तो आप बता पाओ कि ब्राइन ये होता है। सो ब्राइन इज सिंपली दी सॉल्यूशन ऑफ NaCl, a concentrated solution of NaCl is known as brine। it's important mainly for your प्रैक्टिकल एग्जाम्स। सो आप बच्चों ये पेज नोट डाउन कर लो रिगार्डिंग लेबोरेटरी प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। आई एम टर्निंग द पेज सो दैट वी कुड स्टडी दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन। सो इफ़ आई टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज, तो इससे पहली प्रॉपर्टी जो आती है दैट इज़ दी ग्रीनिश कलर ऑफ क्लोरीन। अब बच्चों ये ग्रीनिश कलर ही रिस्पॉन्सिबल है कि इस गैस का नाम क्लोरीन है। दिस ग्रीनिश कलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस नेम क्लोरीन फॉर दिस पर्टिकुलर गैस, क्योंकि लेट मी टेल यू जो क्लोरीन है वो एक नाम है दैट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज क्लोरोज, जिसका मतलब ग्रीक में होता है बच्चों ग्रीनिश येलो कलर, ग्रीनिश येलो कलर। सो दिस वाज द रीज़न कि इस गैस को जब डिस्कवर किया गया तो इसका नाम क्लोरीन रखा गया। वाई? बिकॉज इट इज़ अ ग्रीनिश येलो कलर गैस, एंड इन ग्रीक क्लोरोस को हम बोलते हैं ग्रीनिश येलो कलर को, ओके। सो क्लोरोस से आया बच्चों क्लोरीन, जिससे इस गैस का ये नेम पड़ा। फाइन, तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी, इट हैज़ अ ग्रीनिश येलो कलर। ये तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, ग्रीनिश येलो color, and it has a suffocating odor, it has a suffocating smell, that is it causes suffocation, suffocating smell। अगली प्रॉपर्टी है बच्चों, it is soluble in water, it is soluble in water, एक important प्रॉपर्टी है that you must remember। और जो अगली प्रॉपर्टी है दे आर बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर बेसिकली आती है कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, और वो रिएक्शन आपके एग्जाम के अंदर भी बहुत कॉमन है। जिसमें से पहली इंपॉर्टेंट जो केमिकल रिएक्शन है वो ये है कि क्लोरीन रिएक्ट करती है विद अमोनिया टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स। लेट मी शो यू बोथ दी रिएक्शंस। दोनों ही रिएक्शंस के अंदर जो आपके पास रिएक्टेंट्स होंगे वो होगा अमोनिया और क्लोरीन, यहाँ पर भी अमोनिया और क्लोरीन, बट जो प्रोडक्ट्स बनने हैं दे आर डिफरेंट। प्रोडक्ट्स आपके पास क्या क्या हैं बच्चों, अमोनियम क्लोराइड है एक अलॉन्ग विद नाइट्रोजन, और इस तरफ आपके पास प्रोडक्ट है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्लस HCl। ये दो रिएक्शन बच्चों आप देख रहे हो अलग अलग कर रहा है, अमोनिया और क्लोरीन दोनों आपस में मिल करके। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर अमोनिया एक्सिस में है, अमोनिया इज इन एक्सिस,
तो आपके पास होगी बच्चों ये वाली रिएक्शन कि आपके पास अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा। इज दिस क्लियर टू यू? वेयर एज अगर आपके पास एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर क्लोरीन एक्सिस में है, या फिर आप कह सकते हो कि इसके अंदर अमोनिया डेफिसिट क्वांटिटी में है, अमोनिया कम है ऐसे बोल सकते हो, या फिर कह सकते हो कि क्लोरीन एक्सिस में है, जो भी आप कहना चाहो, कुछ भी कहो, उसके अंदर बनेगा बच्चों ये वाला कंपाउंड। अब बात करते हैं याद रखने का तरीका। सो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर क्योंकि अमोनिया एक्सिस में है तो यहाँ पर दो कंपाउंड आपके पास नाइट्रोजन के आएंगे। इज दिस क्लियर टू यू? और यहाँ पर क्योंकि क्लोरीन एक्सिस में है तो दो कंपाउंड्स आपके पास क्लोरीन के आएंगे। ये एक सिंपल याद रखने का तरीका है दैट कैन हेल्प यू रिमेंबर दिस। और ये रिएक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब आगे बात करें इसकी एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की। सो बच्चों ये है कि क्लोरीन वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट राइट इट डाउन, कि क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूजेस, और लेट मी राइट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। सो दिस इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कि क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूजेस इट्स येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। ये आपके एग्जाम में आता है कि वाई डज इट लूजेज इट येलो कलर। तो आंसर है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड एंड HOCl मतलब होता है इसका हाइपोक्लोरस एसिड। और ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वाई? बिकॉज दिस हाइपोक्लोरस एसिड इन दिस solution of chlorine gives nascent oxygen. It gives you बच्चों nascent oxygen, and this nascent oxygen is responsible for oxidizing and bleaching properties of oxygen. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी एक बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है क्लोरीन की जो आपके एग्जाम में आती है। और यहाँ पर ध्यान रखना कि जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी दैट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, सो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट क्लोरीन। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आप भूलो नहीं कि ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ये इतना सेक्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम्स के लिए। सो ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। ये दो इक्वेशंस साथ में ये बात कि क्लोरीन वाटर यानी कि क्लोरीन प्लस वाटर, ओके, जब इसको हम वी लीव इट स्टैंडिंग सो इट गिव्स यू HCl एंड HOCl। अब ये जो HOCl होता है इट गिव्स यू नेसेंट ऑक्सीजन, और ये नेसेंट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ऑक्सीडेशन एज वेल एज ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो प्लस HOCl एंड दिस HOCl गिव्स यू नेसेंट ऑक्सीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ बच्चों एक और रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और यू में से एन एल्कली विद क्लोरीन। कि अगर एक कोल्ड एल्कली रिएक्ट कर रही है क्लोरीन के साथ सो इट गिव्स यू अ डिफरेंट कंपाउंड, एंड इफ एन हॉट एल्कली इज रिएक्टिंग विद क्लोरीन सो इट गिव्स अ डिफरेंट कंपाउंड। तो बस मैं वो रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप उन रिएक्शंस को याद कर लेना, ओके, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम में कॉमन है। एंड आफ्टर दैट आई एंड दिस लेक्चर। यूजेस आप खुद पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल यूजेस हैं, आपके एग्जाम में भी बहुत कम आते हैं। ओके, एक यूज तो आपने यहाँ पर देख ही लिया, एक यहाँ पर देख लिया। ओके, सो यूजेस यू नो वेरी वेल। सो एक लास्ट रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ बाय पॉजिंग द वीडियो, आफ्टर दैट वील एंड दिस लेक्चर। सो बच्चों दीज आर टू रिएक्शन दैट यू नीड टू लर्न बाय हार्ट। ये एल्कली मैंने यहाँ पर लिखा है, इट कैन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट कैन बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि एग्जामिनर दोनों ही चीज़ों को यूज़ करता है एग्जाम के अंदर। ही ऑल्सो यूजेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको पता होना चाहिए। तो दैट द मैं लिखा है जनरल फॉर्म लिखे यहाँ पर एल्कली व्हेन कोल्ड एंड डाइल्यूट रिएक्ट्स विद क्लोरीन इट गिव्स यू दिस, व्हेन इट इज हॉट एंड कंसंट्रेटेड इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव यू दिस। सो आई होप today's entire concept that has been taught to you regarding chemical properties as well as about chlorine is clear to you.
So for today's lecture, that's all. Thank you very much.